हे एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गौरव और स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है उसका एनालिसिस करेंगे। यानी ये दो सस्पेंडेड पार्टिकल है ए और बी। आप लोग हेडिंग डालिएगा, टॉपिक का हेडिंग होगा सस्पेंडेड पार्टिकल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो हमारे पास दो सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये भी एक स्ट्रिंग ए हुआ और दूसरा स्ट्रिंग ए है। और दोनों पार्टिकल का अभी फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं, इस केस में मास दोनों ही पार्टिकल का सेम है जो कि m के बराबर है, और चार्ज भी दोनों पे सेम ही है, q के बराबर है। और इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो r के बराबर है। और अभी स्ट्रिंग का लेंथ l अज्यूम कर लेते हैं या l मान लेते हैं, जो भी हो। और ये जो वर्टिकल से कोई सा भी एक स्ट्रिंग, मतलब दोनों में कोई सा भी जो स्ट्रिंग होगा वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इस वर्टिकल से। और ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं इसका। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। फर्स्ट केस में हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो टेंशन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड केस में tan थीटा यानी इस थीटा का वैल्यू क्या होगा वो थीटा फाइंड आउट करेंगे। थर्ड केस में रिलेशन बिटवीन r एंड l यानी इस r और इस l के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कब? जब थीटा बहुत ही छोटा हो, थीटा इज़ व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो ये तीन चीज़ फाइंड आउट करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। टेंशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो अब अगर देखें, ये जो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है यानी इन दोनों में से कोई सा भी एक हम लोग चूज़ करें, ए या बी, और इस पे नेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दें तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसका एफ बनाते हैं। तो अगर इसका एफ बनाएं तो इस पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है इस ए पार्टिकल पे। अब इसका एफ बनाते हैं। ये हो गया अपना पार्टिकल ए। अगर देखें इस पार्टिकल पे तो सबसे पहले नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसके मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये हो गया अपना mg। सेकंड अगर देखें तो इस स्ट्रिंग के कारण एक टेंशन फोर्स भी तो इधर लग रहा होगा। अब इसका देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे ये वर्टिकल है, यानी अब इसके पैरेलली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें। इसके पैरेलली जब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो लाइन है, जो वर्टिकल के साथ जो लाइन बना रहे हैं, वर्टिकल लाइन, और इस लाइन, ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। अब आपस में पैरेलल हो जाने के बाद हुआ क्या, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होने वाला है। तो इस एंगल को भी थीटा लिखते हैं। अब अपना हो गया ये थीटा। तो ये जो टेंशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स हो गया, और ये वर्टिकल से जो है थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल पे टेंशन फोर्स एक हो गया अपना। और दूसरा देखें तो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा होगा, जो कि इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स है, उसी डायरेक्शन में एक इधर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। अब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। ये पार्टिकल ए हो गया और इस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, एफ ई। अब इस एफ ई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये होने वाला है एफ ई इज इक्वल्स टू कूलम्स लॉ से के क्यू एट ए इंटू क्यू एट बी ओवर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन इस केस में आर है अभी, तो ओवर आर स्क्वायर। यानी एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू ए भी क्यू ही है और क्यू बी भी क्यू ही है। इन दोनों केस में क्यू ए क्यू बी सेम है, यानी के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें इसका कंपोनेंट ब्रेक, मतलब ये जो टेंशन फोर्स है इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब इसको देखते हैं कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि ये जो बेस एंगल है वो थीटा है, और ये साइड अपने पास अगर x हो और इसका वर्टेक्स ए बी और सी हो, तो अगर हम इसमें इसका एनालिसिस करें, यानी इसमें अगर कॉस थीटा फाइंड आउट करना चाहें, तो कॉस थीटा अपना होने वाला है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस BC है अपना, BC अपॉन हाइपोटेनियस x के बराबर है, यानी अगर BC देखें तो BC इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। यानी इस साइड को हम लोग डायरेक्ट ही एक्स कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अब अगर साइन थीटा फाइंड आउट करें इसमें, तो साइन थीटा होगा क्या अपना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस x के बराबर है, AB ओवर x, यानी AB इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। ये हो गया अपना AB का वैल्यू यानी x साइन थीटा। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या इससे कंक्लूजन क्या निकला, यानी अगर कोई भी दो साइड मिलके एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो अगर ये हाइपोटेनियस है तो डायरेक्ट ही जो दो साइड मिलके थीटा एंगल को बना रहे हैं, इस बेस को हम लोग डायरेक्टली ही एक्स कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, ये थीटा के सामने जो भी साइड होगा उसको एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली ही। यानी अगर इसका कंपोनेंट करना चाहे टेंशन का, तो इस केस में भी यही होने वाला है। ये जो है ये बेस के साथ, मतलब इस टेंशन के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी ये जो कंपोनेंट होगा टेंशन का वो टी कॉस थीटा होगा। और इधर जो ये वाला साइड है वो, मतलब यहाँ पे इस केस में ये वाला साइड होने वाला है। अब इसको चूंकि ये वेक्टर है तो इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे ही इसका फोर्स, मतलब जो भी है वो इस पॉइंट पे ही लग रहा है। तो इस केस में ये जो साइड है वो टी साइन थीटा होने वाला है, यानी ये साइड जो हो गया वो टी साइन थीटा अपना हो गया इसको शिफ्ट करने के बाद। अब इस दोनों केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग इसको टेंशन को ब्रेक कर चुके हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अब हमें करना क्या है, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हुआ, नेट वर्टिकल फोर्स जो होगा दोनों आपस में कैंसल आउट कर रहे होंगे, यानी नेट वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होना चाहिए। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो समेसन एफ वर्टिकल इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, सिमिलरली समेसन एफ हॉरिजॉन्टल जीरो होना चाहिए। ये अपना इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। अब इस केस में देखें तो वर्टिकल फोर्स जीरो होने का केस क्या होगा, कंडीशन क्या होगा कि ये जो टी कॉस थीटा है वो mg को बैलेंस कर दे, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यानी एफी जो है वो टी साइन थीटा को बैलेंस करे। तो वर्टिकल, सबसे पहले वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते हैं। तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करने पे हमारे पास आया वर्टिकल फोर्स बैलेंस करे तो टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा, यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। अपना इक्वेशन 1 आ चुका है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस अगर करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी ये, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करने पे अपना आया समेसन एफ एच इज इक्वल्स टू जीरो। अगर करें हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस तो इस केस में अपना आएगा एफ ई इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं यहाँ पे, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक बार सोच कर देखिए, मतलब थोड़ी देर सोचिए, इसके बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अभी पॉज करके थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। तो आई होप आप लोग सोचे होंगे कुछ इसके बारे में। तो अब देखते हैं होगा कैसे। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ पढ़े होंगे कि यहाँ पे जो अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मतलब ये आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में।
तो अब हम किसी तरह इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में अगर ले आएँ तो हमारे पास टेंशन कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। अब ईजी कैसे होगा वो देखते हैं। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, फर्स्ट इक्वेशन दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास होगा क्या, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो अपने पास आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम जी का होल का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को अगर स्क्वायर करते हैं यानी स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 तो यहाँ पे इस इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद अपने पास आएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर। ये हो गया अपना इक्वेशन, इसको 3 अज्यूम करते हैं और इक्वेशन 4 अज्यूम करते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ चमक रहा होगा, यहाँ पे होगा कुछ ये कि अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दे यानी इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो अपने पास कुछ आइडेंटिटी टाइप कुछ जनरेट होने वाला है यहाँ पे। तो अब ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करने के बाद होगा क्या, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ से अपने पास आएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड करते हैं यानी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम जी का होल का स्क्वायर, एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई का होल का स्क्वायर, एफ ई स्क्वायर। ये हो गया अपना। अब यहाँ से अगर टी स्क्वायर कॉमन ले ले तो टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला टर्म प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दूसरा टर्म इज इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल का स्क्वायर। ये हो गया अपना। अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 आ जाएगा, थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं इसके बारे में, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल का स्क्वायर। अब एफ ई का वैल्यू तो हमारे पास मतलब पहले से ही मौजूद है, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के बराबर है। हमारे पास आर दिया हुआ है, या तो आर दिया होगा या तो लेंथ ऑफ मतलब स्ट्रिंग दिया होगा। तो अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी दिया है तो ए आर हो जाएगा, एल यहाँ से अगर देखें तो इस ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला साइड है, यानी ये जो साइड होगा वो अपना एल साइन थीटा होगा। अब ए एल साइन थीटा है तो ये 2 इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर के बराबर होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन ये भी आएगा। वैसे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल का स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया होगा आर दिया होगा या फिर कुछ भी दिया होगा उस हिसाब से मतलब आप रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी इसका वैल्यू आपको पता होगा। तो इसका वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल का स्क्वायर। अब यहाँ से फाइनली आ क्या गया हमारे पास वो देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप लोग लिख ले जो भी लिखना चाहते हैं। इसको यहाँ से इसको मिटाता हूँ। अब अपने पास यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर आ चुका है। यानी अगर टी देखें तो टी इज इक्वल्स टू रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल का स्क्वायर। ये अपना टेंशन फोर्स आ गया इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा। तो फर्स्ट टेंशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास टैन थीटा, हमें टैन थीटा कैलकुलेट करना है। तो अब टैन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दो इक्वेशन से टैन थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए आप लोग, सोचना क्या, इसमें तो साफ ही पता चल रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो टैन थीटा अपने पास आ जाएगा। यानी अब फर्स्ट हमारे पास टेंशन आ चुका है। सेकेंड, अब इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास टेंशन ये आ चुका है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो हमारे पास आएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी।
ये हो गया अपना टी। अब यहाँ से टी तो कैंसल आउट हो गया, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। एफ ई का वैल्यू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू एम जी। ये हो गया अपना tan थीटा। तो आई होप tan थीटा भी आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो इसको यहाँ पे किए क्या, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आ चुका है, एक तो T इज इक्वल्स टू इतना, यानी टेंशन फोर्स जो भी हो वो आ चुका है, और दूसरे में tan थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी। अब इसमें के जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। के का भी वैल्यू हमें पता होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता ही है, तो इसको यहाँ से डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। यानी अगर के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आर स्क्वायर इंटू एम जी। ये हो जाएगा अपना tan थीटा। तो दो चीज़, यानी फर्स्ट हम टेंशन कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकंड tan थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस R और L, मतलब R और L के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, अपने पास tan थीटा आया इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी। ये tan थीटा आ चुका है। बाकी टेंशन फोर्स तो रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल का स्क्वायर आ चुका है। यहाँ पे दो इक्वेशन भी हमारे पास था, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई, सॉरी कैपिटल टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 1 था, तो इन दोनों इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। और एफ ई का वैल्यू तो अपने पास आ चुका था पहले ही, एफ ई इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो ये मतलब हमारे पास इतना सारा पहले से मौजूद है। अभी क्वेश्चन को मतलब एनालिसिस करके अभी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे क्या होगा, ये सभी चीज़ आ चुकी है अभी। तो अब देखते हैं हमारे पास कि अगर ये मास दोनों सेम नहीं होता तब क्या होता उस केस में। यानी यहाँ से स्ट्रिंग ये हो गया अपना, यहाँ से सस्पेंडेड है पार्टिकल, ये पार्टिकल ए हो गया, इसका मास कुछ m1 अज्यूम करते हैं और चार्ज सेम ही रखते हैं q, और दूसरा पार्टिकल b हो गया, इसका मास कुछ m2 अज्यूम करते हैं और चार्ज इसका भी q ही है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ r है और इसका लेंथ l है। अब इस केस में होगा क्या, जब मास दोनों सेम नहीं होगा तो जाहिर है कि ये थीटा दोनों में सेम नहीं रहने वाला है। अब सेम क्यों नहीं रहेगा, यहाँ से अगर देखें तो किसी भी एक का, यानी इन दोनों में से कोई सा भी एक का अगर एनालिसिस करें, क्वेश्चन के हिसाब से अगर एनालिसिस करेंगे, एफबीडी बना के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अगर ए का करते हैं तो m1g के बराबर आएगा, और अगर बी का करते हैं, बी का एनालिसिस अगर करें तो इस केस में अगर इसको अल्फ़ा अज्यूम करें तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा, और इसको अगर बीटा अज्यूम करें तो tan बीटा हमारे पास आएगा इस केस में tan बीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर m2 इंटू जी। अब ये दोनों tan अल्फ़ा और tan बीटा हमारे पास आ जाएगा जब इन दोनों का मास सेम ना हो। तो अगर इसका नेट फोर्स बैलेंस करे, अगर इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स बैलेंस करे तो इस केस में tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर m1g आएगा, और इस केस में tan बीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर m2g आएगा। यानी अगर हम देखें तो ये जो tan थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, tan थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अप, यानी tan थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जो भी मास होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा tan थीटा। अब एक चीज़ अगर देखें यहाँ पे, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, थीटा या तो जीरो हो सकता है जब दोनों पार्टिकल आपस में आकर चिपक जाएं, या तो tan थीटा जब दोनों स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर दे, यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस केस में ये थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हो सकता है। अब थीटा 90 से 0 डिग्री के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे tan थीटा का एक प्रॉपर्टी होता है,
tan थीटा 0 से 90 डिग्री में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसका tan थीटा का ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप का बनता है 0 से 90 में। ये हो गया अपना 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री यानी π/2। तो जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया अपना tan थीटा, इस y एक्सिस पे tan थीटा होता है और ये थीटा होता है x एक्सिस पे। तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियली समथिंग 0 था, लेकिन थीटा इंक्रीज करके जब 45 डिग्री पे पहुंचते हैं तो tan थीटा का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली जब π/2 पे पहुंच जाते हैं तो tan थीटा इन्फिनिटी हो जाता है। यानी थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर देखें थीटा डिक्रीज कर रहे हैं, यानी थीटा अगर π/2 है तो इस केस में tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी है। और जैसे जैसे इधर की ओर आए tan 45 डिग्री अगर देखें तो इस केस में 1 हुआ और tan 0 0 हो गया, यानी थीटा डिक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी डिक्रीज हो रहा है। तो tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी थीटा अगर इंक्रीज होगा तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा। तो अब इसका यूज़ करते हैं। अब मतलब हमारे पास अब यहाँ पे देखें, ये जो मास है, ये मास अगर इंक्रीज करेगा तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल इसका वैल्यू फिर डिक्रीज होने लगेगा। ओवरऑल डिक्रीज कैसे होगा, अगर मान लेते हैं मास 1 है तो भी 1/1 है, लेकिन फिर मास इंक्रीज किया थोड़ा तो 1/2 हो गया। 1/2 यानी ओवरऑल इसका टर्म 0.5 के बराबर हो गया। ओवरऑल टर्म अगर इसका देखें तो ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज कर चुका है, यानी tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। मास इंक्रीज कर रहे हैं तो tan थीटा डिक्रीज कर रहा है। अब tan थीटा डिक्रीज कर रहा है तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, tan थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है तो थीटा भी डिक्रीज ही करेगा। यानी अगर इनडायरेक्टली देखें, मतलब मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो थीटा डिक्रीज कर रहा है। तो अब केस हमारे पास क्या क्या आ गया यहाँ पे, आप आई होप आप समझ पाए होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा डिक्रीज कर रहा है, tan थीटा डिक्रीज करने के कारण थीटा भी डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर मास डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। अब ओवरऑल वैल्यू इसका इंक्रीज हुआ यानी tan थीटा इंक्रीज होगा। tan थीटा इंक्रीज होने के कारण थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से थीटा और मास में डायरेक्टली हम लोग रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। थीटा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से ये ले आए। तो अगर मास इंक्रीज करेगा तो थीटा डिक्रीज करेगा और मास डिक्रीज करेगा तो थीटा इंक्रीज करेगा। अब इसको देखते हैं फर्दर कैलकुलेट करके। तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब अगर देखें फर्स्ट केस अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो, यानी ये जो मास m1 है वो m2 से बड़ा है, तो इस केस में मास इंक्रीज कर रहा है यानी थीटा डिक्रीज करेगा। तो इस केस में अल्फ़ा जो होगा वो बीटा से छोटा होगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस अगर m1 लेस देन m2 हो, तो इस केस में m2 ज़्यादा है यानी बीटा कम हो जाएगा, तो इस केस में अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा होगा। और थर्ड केस अपने पास है कि अगर m1 और m2 बराबर हो जाए तो इस केस में अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। ये तो यहाँ यही केस हो गया, ये देख चुके हैं, दोनों थीटा ही होने वाला है। तो ये 3 केस है। अब इसको इनडायरेक्टली हम देख कैसे सकते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है यानी जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, अगर इसका मास m1 मास अगर इंक्रीज करते हैं तो m1 मास थोड़ा नीचे की तरफ इधर की तरफ आएगा। मतलब इंट्यूशन से हम लोग इसको सोच सकते हैं, ऐसा हमारे पास मतलब सोचने में पता चल जाएगा कि ये थोड़ा नीचे आने वाला है। तो यानी अगर ये नीचे आएगा तो अल्फ़ा जाहिर है बीटा से कम होगा। और दूसरे केस में अगर m2 इंक्रीज़ किया तो m2 का वैल्यू समथिंग, मतलब m2 कुछ नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ ज़्यादा झुका होगा, यानी इस केस में बीटा जो होगा अल्फ़ा से छोटा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन R एंड L व्हेन थीटा इज स्मॉल। यहाँ से इसको अब एक चीज़ आप लोग लिमिट में पढ़े होंगे कि अगर tan थीटा मतलब थीटा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो तो उस केस में हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा जहाँ पे रेडियन में होता है। तो अब अगर tan थीटा साइन मतलब थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाए तो उस केस में tan थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं।
यानी ये जो tan थीटा है उसको लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा के बराबर भी कर सकते हैं, जो कि थीटा के बराबर होने वाला है अल्टीमेटली, अगर बहुत ही स्मॉल हो थीटा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा। पहले हमारे पास इनिशियली जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी। तो अब यहाँ पे थीटा के जगह पे डायरेक्टली हम लोग मतलब tan थीटा के जगह पे डायरेक्टली थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है। थर्ड केस में यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उस केस में tan थीटा के जगह पे थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी हुआ। तो अपना थीटा आ गया। अब अगर थीटा का डिफिनीसन देखें तो थीटा का डिफिनीसन होता क्या है कि अगर हमारे पास एक आर्क हो जिसका आर्क का लेंथ एल हो और रेडियस आर हो और ये एंगल जो है थीटा सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। यही तो होता है थीटा, मतलब इसका अगर डिफिनीसन देखें तो थीटा वही होता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको अगर रेडियस से डिवाइड करे तो अपना एंगल आ जाता है थीटा। तो अब इसका यूज़ करते हैं इस केस में। इस केस में अगर इसका डायग्राम बनाए, मतलब ये जो है थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में होगा क्या, ये हो गया अपना थीटा, ये हो गया एल और ये हो गया, चूँकि टोटल आर है यानी ये r/2 होने वाला है, ये छोटा सा पोर्सन, तो इसको r/2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो रेडियस जो है इस केस में एल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और ये जो है r/2 ये आर्क लेंथ है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा। तो इस केस में देखें तो रेडियस इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो है एल और आर्क लेंथ r/2 है। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें, तो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क r/2 ओवर रेडियस एल, यानी इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू r/2l आ चुका है अपने पास। अब इस थीटा को यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, इसको एक बार थोड़ा मिटाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जो भी हो यहाँ से अब लिखना चाहते हैं। अब इसको मिटाते हैं। यहाँ से इस ये अपना आ चुका है थीटा इज इक्वल्स टू r/2l। इसको इक्वेशन समथिंग कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, अभी इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं इस केस में। तो अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास आएगा क्या इस केस में, r/2l इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी। ये हो गया अपना, अगर इन दोनों को इक्वेट करें यहाँ पे थीटा की जगह पे r/2l सब्सटीट्यूट करें तो अब इस आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 2l को इधर ले आते हैं, यानी r³ इज इक्वल्स टू 2l के क्यू स्क्वायर ओवर mg के बराबर आ चुका है। यानी अगर हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हो तो हम यहाँ से रेडियस ये जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन r होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू हो गया 2l के क्यू स्क्वायर ओवर mg की पावर 1/3। ये हो गया अपना r, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जब अगर l दिया हो तो लेंथ ऑफ अगर हमारे पास स्ट्रिंग पता हो तो इस केस में हम लोग r इन दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा केस है कि अगर हमारे पास r मौजूद हो, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर दिया हो तो उस केस में हम लोग l भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। तो l हो जाएगा इस, अगर देखें यहाँ पे तो l इज इक्वल्स टू mg r³ ओवर 2k क्यू स्क्वायर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर। अगर r दिया हो तो हम यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मतलब थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट ही था लेकिन मेन इसमें मकसद था समझना ही। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं एक शेर के साथ। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, थोड़ा मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। तो एंड करते हैं इसको। हम खाली हाथ हैं तेरे शहर से जाते जाते, हम खाली हाथ हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।
और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, खुद के सपनों को भी साकार कीजिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।